दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग के लिए अधिगम का आकलन और सतत और व्यापक मूल्यांकन ये बहुत ही अहम भूमिका निभाती है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और ये आप लोग को बीएड ये सब में भी काम आएंगे, बीएड डीएलएड ये सब एग्ज़ामों में। तो इन सबों को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अधिगम का आकलन और सतत और व्यापक मूल्यांकन और मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, ये सारे आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अधिगम का आकलन क्या होता है? इस प्रकार के आकलन का उद्देश्य अधिगम प्रगति और शैक्षिक उपलब्धि का आकलन होता है। इस आकलन के द्वारा शिक्षार्थी की अधिगम क्षमता का आकलन होता है। यह सतत मूल्यांकन का भाग है जो शिक्षण वर्ष में 2 बार होता है, मतलब 6 महीना पे। शिक्षार्थियों को अंकों या ग्रेडों द्वारा फीडबैक मिलता है। इसमें सुधार की संभावनाएं बहुत ही कम होती है। ये आप लोग का अधिगम का क्या होता है? आकलन होता है। अधिगम के आकलन क्या है? मतलब कि ये वर्ष भर में 2 बार क्या होता है? एग्ज़ाम होगा और अंक या फिर ग्रेड आए उसके अनुसार क्या होता है? फीडबैक मिलता है और इसमें सुधार की संभावनाएं बहुत ही क्या होता है? कम होता है। तो ये आप लोग को सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे। अब आइए अधिगम का आकलन हो गया, अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, लर्निंग फॉर असेसमेंट, ये था लर्निंग ऑफ असेसमेंट और ये है लर्निंग फॉर असेसमेंट। तो अधिगम के लिए आकलन जो होता है, यह आकलन निदानात्मक होता है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों में अधिगम की प्रगति आशानुरूप नहीं होता है, ऐसे विद्यार्थियों में अधिगम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए इस आकलन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद उन्हें उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। यह एक शिक्षण वर्ष में कितना बार होता है? 4 बार होता है। तो ये अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है। अवलोकन, गृह कार्य, क्लास टेस्ट, दत्त कार्य, क्विज टेस्ट आदि से इस प्रकार का आकलन किया जाता है। अगर दे दिया जाए सीटेट वगैरह में कि दत्त कार्य, क्विज टेस्ट, ये सब से आकलन वो क्या कहलाता है? अधिगम के लिए आकलन कहलाता है कि अधिगम का आकलन कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग को वहाँ पे मार्क आना पड़ेगा, अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। इसमें क्या होता है? 4 बार, वर्ष भर में कितने बार एग्जाम होते हैं? 4 बार होते हैं। और ये याद रखिएगा कि यह आकलन जो होता है निदानात्मक होता है। ठीक है, और ये उपचारात्मक शिक्षण इसको में दिया जाता है। तो ये जहाँ पे भी आएगा वो आप लोग का हो जाएगा अधिगम के लिए आकलन। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अधिगम का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग, बालक जो कुछ भी सीखता है उसकी जांच आवश्यक होता है, जिससे बालक की क्षमता योग्यता के साथ उन्नति का पता चलता है। बालक की शिक्षा में मूल्यांकन और मापन दोनों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बालक जो भी सीखता है तो उसका टेस्ट भी लेना तो बहुत ज़रूरी है ना, जानना ज़रूरी है ना कि वो क्या मतलब कि समझ पाया है, क्या सीख पाया है, क्या आवश्यक है उसके लिए। और तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, मूल्यांकन तथा मापन में अंतर, ये आप लोग को एग्जाम में भी आ सकते हैं। बीएड वगैरह एग्जाम में मूल्यांकन और मापन में अंतर क्या हो सकते हैं, या फिर सीटेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दे सकते हैं। तो जान लीजिए मूल्यांकन क्या होता है, मापन क्या होता है। मूल्यांकन और मापन, मूल्यांकन क्षेत्र व्यापक होता है। क्या होता है? मूल्यांकन जो क्षेत्र होता है इसका व्यापक होता है। मापन किसी एक गुण या चर का होता है। ठीक है, यह मापन के बाद होता है। क्या? मूल्यांकन जो होता है मापन के बाद किया जाता है, सबसे लास्ट में। यह उद्देश्य आधारित होता है। मूल्यांकन जो है इसके बाद एक भविष्यवाणी संभव है, और मूल्यांकन इसमें स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है, जैसे प्रथम, द्वितीय। लेकिन मापन में क्या है कि मूल्यांकन से पहले होता है ये मापन, मतलब कि बोल सकते हैं कि मूल्यांकन जो होता है वो बाद में किया जाता है और मूल्यांकन पहले किया जाता है। मापन पहले किया जाता है, मूल्यांकन बाद में किया जाता है। यह उद्देश्य आधारित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यह क्या होता है? उद्देश्य आधारित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके बाद भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। मापन के बाद क्या होता है? भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, लेकिन मूल्यांकन के बाद भविष्यवाणी करना संभव है, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से वो समझ पाते हैं कि क्या सीख पाया है लोग, क्या नहीं सीख पाया है। मापन में उत्तर के आधार पर अंक प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग की छोटी सी मूल्यांकन और मापन में अंतर था।
अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हो सकती है? वैधता, तार्किकता, विश्वसनीयता, उपयोगिता और व्यवहारिकता है। अब देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है क्या। यहाँ सतत से पता चल रहा है कि ये सतत का मतलब लगातार है यहाँ, ठीक है। तो लगातार एवं क्या है? व्यापक मूल्यांकन, बहुत बड़े पैमाने पे मूल्यांकन। तो यह दो शब्दों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से मिलकर बना है। यह दो शब्द क्या क्या है? सतत तथा व्यापक मूल्यांकन जो है उससे बना है। शिक्षा के क्षेत्र में बदलती हुई परिस्थितियों ने विद्यार्थियों के समग्र मूल्यांकन हेतु अब वार्षिक परीक्षा की जगह विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जा रहा है। सतत व्यापक मूल्यांकन इसी सोच का परिणाम है। मतलब कि पहले क्या चलता था कि बच्चों में वार्षिक एग्जाम ले लिया, बहुत है। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि बच्चे में सर्वांगीण विकास, हर तरह से विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। वही आप लोग का सतत एवं क्या है? व्यापक मूल्यांकन, मतलब बोल सकते हैं CCE। तो सतत मूल्यांकन देखिए, इसका अर्थ है छात्रों के वृद्धि या विकास का मूल्यांकन। छात्रों के वृद्धि व विकास का मूल्यांकन एक बार के बजाय निरंतर करना, क्योंकि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अब समझिए ना, कोई भी बच्चा है वो साल भर पढ़ता है और लास्ट में एग्ज़ाम लेता है। यह मूल्यांकन तो साल भर के बाद हुआ। लेकिन जब बच्चा आज पढ़ा कुछ, मतलब कि 1 महीना पढ़ा या फिर 10 दिन पढ़ा, तो उसका क्या होता है कि उसका टेस्ट लीजिए। उससे क्या होता है कि बच्चों में कितना सीख पाया है, क्या नहीं सीख पाया है, ये अच्छे से उसका समझ में आएगा कि कितना विकास हो पाया उसको में। और अधिगम क्या है कि सतत प्रक्रिया है, मतलब कि हमेशा वो लगातार चलते रहता है। अधिगम सीखना तो किसी का क्या होता है, लगातार ही चलते रहता है। इसीलिए क्या होता है कि ये एग्ज़ाम वगैरह, मतलब मूल्यांकन वगैरह करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सतत मूल्यांकन करने के लिए वर्तमान से 3 प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार से मूल्यांकन? 3 प्रकार के मूल्यांकन। वो क्या क्या है? तो पहला है निदानात्मक। निदानात्मक मूल्यांकन क्या है? जिन बालकों में प्रगति आशानुरूप नहीं होती है उनके लिए यह प्रयोग किया जाता है। कौन सा? निदानात्मक मूल्यांकन, ठीक है। फिर आप लोग के रचनात्मक मूल्यांकन होता है। ऐसे मूल्यांकन के माध्यम से अधिगम की प्रगति का आकलन एवं निर्धारण किया जाता है। इसके लिए गृह कार्य, क्लास टेस्ट, दत्त कार्य, क्विज टेस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। छात्रों की फीडबैक दिया जाता है कि वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। शिक्षक अपने शिक्षण विधि तथा छात्र अपने संज्ञानात्मक व्यवहार में सुधार करते हैं। ये आप लोग का रचनात्मक क्रिएटिव मूल्यांकन, इवेल्युएशन जो है ये होता है। फिर आता है संकलनात्मक मूल्यांकन। ऐसे मूल्यांकन का प्रयोग संपूर्ण सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है। ये हो गया आप लोग का संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। संपूर्ण सत्र जैसे खत्म हो गया उसके बाद एग्जाम लिया जाता है। अब आइए, सतत मूल्यांकन तो इतना था। अब व्यापक मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन व्यवहार के सिर्फ संज्ञानात्मक मूल्यांकन करता है, जबकि व्यापक मूल्यांकन व्यवहार के तीनों पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक का मूल्यांकन करता है। इसमें शैक्षिक व गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का आकलन होता है, ठीक है, असेसमेंट होता है। अब देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व क्या क्या है। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। क्या देता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास पे बल देता है। विद्यार्थियों की कमजोरी को तुरंत पहचानता है और उसका निदान भी करता है, जिसको निदानात्मक बोलते हैं, और उसके बाद उपचार भी करता है। तो शिक्षा को सही कार्य नीति बनाने में मदद करता है। शैक्षिक व गैर शैक्षिक दोनों उपलब्धियों का आकलन होता है। सीखने की प्रक्रिया पर बल, त्रुटि पर सुधार के उपाय बताए जाते हैं। बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। ये तो हो गया। विषय, कैरियर आदि के चुनाव में मददगार होते हैं। अधिगम व शिक्षण प्रक्रिया में छात्र को महत्वपूर्ण बनाता है। बालकों के लिए प्रेरणा का काम करती है, जिसमें अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न होती है। तो ये जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बालकों के लिए प्रेरित भी करता है काम करने के लिए या फिर अधिगम के लिए, ठीक है। सतत व व्यापक मूल्यांकन की कुछ विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं ये जरा जान लें हम लोग। तो एक साक्षात्कार विधि है। इस विधि का प्रयोग कर बालक के विचारों तथा दैनिक जीवन के प्रयोग व अधिगम के लिए अधिगम किए गए ज्ञान को जानना
जा सकता है। यह साक्षात्कार मेथड होता है। प्रश्नावली विधि से क्या होता है कि बालकों के एक प्रश्नों की सुनियोजित सूची दी जाती है जिनका उन्हें उत्तर देना होता है, तत्पश्चात मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रश्नावली विधि से मूल्यांकन कर सकते हैं। अब आता है निरीक्षण विधि। इस विधि का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति या सामूहिक अध्ययन दोनों के लिए किया जाता है। यह विधि वस्तुनिष्ठ, निश्चित, क्रमबद्ध, प्रामाणिक तथा विश्वसनीय है। प्राकृतिक परिस्थितियों में बालक का मूल्यांकन किया जाता है तथा वास्तविक व्यवहार सामने आता है। दत्त कार्य, असाइनमेंट जिसको बोल सकते हैं। तो बालकों को शिक्षक कुछ ऐसे दत्त कार्य प्रदान करते हैं जिसके द्वारा बालक की सृजनात्मकता, मौलिकता, संगठनात्मकता आदि गुण जो उनके अंदर छुपे हैं उसे जान सकें। ठीक है, तो ये दत्त कार्य से पता चलता है। असाइनमेंट लिखने के लिए दे दिए। आवधिक परीक्षा, यूनिट में जो कुछ पढ़ाया जाता है उसकी परीक्षा ली जाती है। वार्षिक परीक्षा या वर्ष में एक बार ली जाती है। तो इस तरह से आप लोग मूल्यांकन कर सकते हैं और किया जाता है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है? अच्छे मूल्यांकन में क्या होता है कि वैधता होता है। मूल्यांकन ऐसा हो जो उद्देश्य की पूर्ति करे। विश्वसनीयता भी होता है। एक ही परिस्थिति में परीक्षण का परिणाम लगभग एक जैसा ही है। वस्तुनिष्ठता, प्रश्नों का अर्थ सभी छात्र एक समान लगाए तथा जांच करते वक्त शिक्षक किसी मनोवृत्ति या पूर्वाग्रह से प्रभावित न हो। और व्यवहारिकता, मूल्यांकन में मानकीकरण, न्याय संगतता तथा उपयोगिता का भी गुण होना चाहिए। ये अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। अगर लिखने के लिए आ जाए बीएड वगैरह या डीएलएड वगैरह में कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं क्या हो सकती है, या फिर एग्जाम टेस्ट वगैरह में दे दिया जाए मतलब बीएड वगैरह में कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं कौन नहीं है। 3 ठो दे दिया, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और एक और कुछ दे दिया, तो वो आपका नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब आइए उपलब्धि मूल्यांकन, प्रश्न निर्माण, आलोचनात्मक चिंतन। ये सब क्या है? छोटी छोटी टर्म है, तो देख लीजिए, ये सभी आप लोग के लिए काम आएंगे। तो उपलब्धि मूल्यांकन क्या होता है? छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करना आवश्यक है, तभी वो अपनी वास्तविक स्थिति को जान पाएगा। छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन सतत रूप से होना चाहिए ताकि वह भी अपना आकलन उचित रूप से कर पाए। ठीक है, अब उपलब्धि परीक्षण क्या है? किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति की उपलब्धि को मापने वाले उपकरण को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण क्या है कि किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति की उपलब्धि को मापने वाले उपकरण को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। और उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। पहला शिक्षक निर्मित और दूसरा मानकीकृत परीक्षण। अब आइए प्रश्न निर्माण। बालकों का मूल्यांकन क्या है? उनसे प्रश्न पूछकर या उनके सामने विषय ज्ञान संबंधी समस्याओं को सामने रखकर किया जाता है। उसी को प्रश्न निर्माण। प्रश्नों का उचित व उद्देश्यपूर्ण होना आवश्यक है। अवे न कि कोई भी प्रश्न पूछ लिए वैसे उसका मूल्यांकन कर लिए, तो ये नहीं है। प्रश्नों को उचित या फिर उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए ताकि उससे पता चल सके कि उसका मूल्यांकन कितना अच्छा हो सके। अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या? प्रश्न उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ये सब सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। ठीक है, कि अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। और या फिर बोल सकते कि कौन से अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं नहीं है, तो दे दिएंगे 4 ऑप्शन और उसी में से चूज करना पड़ेगा आप लोग को। तो देखिए, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं ध्यान में रखिए कि प्रश्न उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए, नए विचारों और दृष्टिकोण वाले होने चाहिए, प्रश्न की भाषा का प्रयोग सरल और सुगम होना चाहिए, प्रश्न अपने मूल्य उद्देश्यों के अर्थ की स्पष्ट करने वाले हों। ठीक है, ये आप लोग की अच्छे प्रश्नों की विशेषता थी। परीक्षा के प्रकार क्या हो सकती हैं? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और एक खुली किताब परीक्षा। ठीक है, ओपन बुक एग्जामिनेशन बोल सकते हैं। तो प्रश्नों के प्रकार किस तरह से हो सकते हैं? तो निबंधात्मक हो सकते हैं। प्रश्नों के जो प्रकार होंगे निबंधात्मक होंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में छात्रों को मनचाहे पृष्ठों में उत्तर देने की पूरी छूट होती है। मतलब कि आप लिख सकते हैं जितना लिखना है, जैसे जिस तरह से निबंध लिखते हैं ना, उसी तरह से। जैसे गाय पर निबंध लिखो या फिर 1857 की क्रांति के बारे में लिखो, तो इस बारे में खुद जो छात्र हैं जितना मन चाहे उतना लिख सकते हैं, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, प्रश्नों के प्रकार में दूसरा आता है लघुत्तरीय प्रश्न।
इन प्रश्नों में शब्दों की सीमा होती है, यह ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। यह क्या होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, निबंधात्मक नहीं होते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में जैसे चंद्र ग्रहण से क्या समझते हैं, ठीक है, या सूर्य ग्रहण से क्या समझते हैं, तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्नों में दिए जाते हैं। अब एक नेक्स्ट आइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये और मतलब कि छोटे होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर सीमित शब्दों में ही दिया जाता है, ठीक है। जैसे पर्यावरण का अर्थ बताओ, तो इस तरह का। नेक्स्ट आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या होता है कि इनका उत्तर 1 से 2 शब्दों में दिया जाता है या फिर अलग अलग तरह से उत्तर दिया जा सकता है। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यह भी वस्तुनिष्ठ वाला में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। या फिर समानार्थी शब्द लिखो, या मानचित्र रूपांतरण। एक शब्द वाले प्रश्न हो सकते हैं, या मिलान करने वाले हो सकते हैं, या सत्य या असत्य संबंधी प्रश्न, या सही या उत्तर पर निशान, मतलब कि सही का उत्तर सही का निशान लगाओ या फिर गलत का निशान लगाओ। इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ये सब जो आते हैं आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आते हैं। किस में आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आते हैं। और एक आता है निर्वाचनात्मक प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। अब आइए आप लोग को आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ये छोटी सी टर्म है, ये भी समझ जाइए। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है कि आलोचनात्मक चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या फिर अन्य तथ्य की जानकारी व उसके गुण दोषों की जांच कर परखता है। जो सही तथ्यों को परखने की क्षमता रखते हैं उनके अंदर आलोचनात्मक चिंतन की भावना, क्षमता होती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी सामान को खरीदने से पहले जांच परख करता है, इसके बाद खरीदता है, ठीक है। तो ये आप आलोचनात्मक चिंतन ये था आप लोग का। तो दोस्तों ये थी आप लोग को सतत एवं क्या था, व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।